हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और मनोविज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम लाइक आप सी-टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB अन्य सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा नहीं है। देखिए, पहली बात तो यही जान लीजिएगा कि गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसके बाद इन्होंने संशोधन करके एक और बुद्धि जोड़ दी थी, जिस प्रकार से इनकी कौन सी बुद्धियाँ, कितनी बुद्धियाँ हो गई हैं, तो 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धियाँ बताई हुई हैं। और इसके साथ साथ इन 8 प्रकार की बुद्धियों को बताने के कारण ये भी कहा जाता है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो गार्डनर जी। ऑप्शन ए है आपके सामने, क्या इन्होंने स्थान संबंधी बुद्धि नहीं बताई है। बी है क्या भावनात्मक बुद्धि नहीं बताई है। सी है क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं बताई है। या ऑप्शन डी है क्या भावात्मक बुद्धि नहीं बताई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि A.G. गार्डनर जी के द्वारा आपकी जो बुद्धि नहीं बताई गई है वह हो जाएगी भावात्मक बुद्धि। तो इन्होंने अपने विभाजन में भावात्मक बुद्धि का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। एक बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में तर्क कर रहा है, सोच रहा है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में उसके अंतर्गत कौन सी जो है अवस्था चल रही है। ऑप्शन ए सेंसरी तंत्रिक अवस्था, इसे जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। बी है आपका प्रारंभिक संचालन अवस्था, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो तर्क करना जो गुण है यह विकसित हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये चारों ही प्रकार की जो अवस्थाएं हैं विकास की, पियाजे के द्वारा दी गई हैं। सेंसरी मोटर अवस्था, यानी जिसे कह सकते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि वह किसी चीज़ को देख करके समझता है, सुन करके समझता है और छू करके। जैसे वह अपनी माँ के स्पर्श को पहचानता है, अपने माँ के प्रतिबिंब को पहचानता है और उसके साथ साथ ही बाहर से आई हुई आवाज़ों को भी वह पहचानने लगता है। तो इस प्रकार आपके जो संवेदी पेशी अंगों के द्वारा जब बच्चा किसी चीज़ को जानेगा तो वह पहली अवस्था होगी और इसकी जो समय सीमा है वह 0 से 2 वर्ष की आती है। नेक्स्ट आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो ये 7 से 11 वर्ष की होती है। और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 प्लस यानी 11 से अधिक वर्ष का जब बच्चा हो जाता है उस समय उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। और ऐसे में जो बच्चा होता है वह अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है। हो सकता है कि एक प्रश्न में समय ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से हम सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं। क्या करना है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं। ऑप्शन ए है स्वीकार्यता, बी है प्रतिरोध, सी है क्रांति और डी है अनुकूलन। तो अनुकूलन करती हैं, क्रांति भी करती हैं, स्वीकार्य भी करती हैं, लेकिन प्रतिरोध नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर डी बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलान में जो एक शिक्षक है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जी हाँ, दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्यापन कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसकी रुचियाँ क्या हैं और उसकी योग्यता कहाँ तक है, इस चीज़ को भी जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसी के आधार पर हम अपना आगे का शिक्षण कार्य कर सकें। इसके साथ साथ हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा और पाठ्यक्रम के अनुसार उस बच्चे की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए विद्यालय में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। हमें रचनात्मक निर्धारण करना है कि बच्चे में रचनात्मकता है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कौन सा विकल्प जो है इनमें से सही नहीं लगता है। ऑप्शन ए है हमें वार्तालाप कौशल
उपागम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बी है बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सी है परियोजनात्मक कार्यों का विकास नहीं करना चाहिए। और डी है मौखिक प्रश्नों का जो है उपागम प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो हम एक एक करके सभी ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे। जब हम बच्चे की रचनात्मकता का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वह वार्तालाप करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि वह अपनी भाषा में किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए वह आगे बढ़ने के लिए क्या कह रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं समझ सकती हूँ कि उस बच्चे की जो भाषा डेवलपमेंट है उसमें रचनात्मकता आ रही है और वह शब्दों को बहुत ही उनके अच्छे तरीके से बोल पा रहा है और गहन शब्दों के अर्थ को भी समझ पा रहा है। बी देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में तो बच्चा अपनी किसी भी क्षमता का प्रदर्शन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको दिए हुए चीज़ों में से ही एक चीज़ को चुनना है। तो इसमें उसकी किसी भी प्रकार की रचनात्मकता का मूल्यांकन और निर्धारण नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परियोजना कार्य की बात की जाए तो जब हम बच्चों को परियोजना कार्य देते हैं तो उसमें बच्चे अपनी एक्टिविटी करते हैं और जिससे हमें उनकी रचनात्मकता का पता चल जाता है। मौखिक प्रश्न में भी बच्चे अपनी जो उत्तर देने का तरीका है वह स्वयं की अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे भी हम उनके बोलने के तरीके और उनकी सृजन क्षमता का आंकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था? बहुविकल्पीय प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? आप पढ़ाने के लिए कक्षा में जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में वे अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और वह जानते भी हैं, यानी कि ये मेधावी बच्चे के अंतर्गत आएंगे। तो उनको आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? ऑप्शन ए है कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, बी है उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, सी है समृद्धि कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे और डी है जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ने में होशियार हैं तो जब कहेंगे तब हम पढ़ाएंगे, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। उच्च कक्षा के साथ क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो जो है अपने स्तर के बच्चों में होशियार है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे उच्च कक्षा में बिठा देंगे तो वह फिर से निम्न श्रेणी में आ जाएगा। तो क्या करना है? उसे उच्च कक्षा में नहीं बिठा, कक्षा के साथ भी पढ़ाना है, लेकिन किस तरीके से? तो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उसे किसी ना किसी ऐसे कार्यक्रम में लगा दीजिए जिससे जो है वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों को पर भी ध्यान देगा और उसकी जो खाली समय है, पढ़ाई से हटके अलग समय है, उसमें वह किसी भी प्रकार की शैतानी इत्यादि नहीं करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमज़ोर छात्रों को चिन्हित करना। क्या नैदानिक जो परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम जितने भी बच्चे कमज़ोर हैं जिस क्षेत्र में, उसका मूल्यांकन कर लें, उन्हें चिन्हित कर लें? बी है उपचारात्मक कार्य के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, सी है अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगाना और डी है छात्रों की कठिनाई की विशेष प्रकृति को जानना। तो जो नैदानिक परीक्षा कराई जाती है तो उपचारात्मक और निदानात्मक। तो निदानात्मक परीक्षा क्यों कराई जाती है? ताकि हम अकादमिक घटनाओं के कारणों का पता लगा सकें। देखिए निदान कब किया जाता है? तो निदान का अर्थ है पहले समस्या का पता लगाना। निदान का अर्थ क्या है? ये कई बार पूछा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य है, तो क्या है? समस्या का पता लगाना। जब हमें समस्या पता चल जाती है देन उसके बाद हम क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण, उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो समस्या का पता लगाना ही क्या हो जाएगा? नैदानिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षाओं में शिक्षण पद्धति होती है वह खेल की किस पद्धति से मूल रूप से आधारित होती है? ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। जो निचली कक्षाओं में हम खेल शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं वह सिर्फ शारीरिक शिक्षा पर जो है जोर देती है, उसके सिद्धांतों से संबंधित होती है। या ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक ऑप्शन आपका ऐसा मिल रहा है जिसमें आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है और वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ही जो है खेल पद्धति मूल रूप से निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया होती है। यदि किसी अलग अलग समाज से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जाति और धर्म से लोग आ रहे हैं और एक क्लास में बैठ रहे हैं तो उन बच्चों की जो एक दूसरे के प्रति भावना होती है वह किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है, यानी कि जैसा उनके माता पिता उस बारे में सोचते हैं वैसा ही बच्चे भी सोचते हैं एक दूसरे के लिए।
बी है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, यदि हम अपने बच्चे को अपने घर में ये माहौल देते हैं कि बेटा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग क्या हैं, एक इंसान है, एक धर्म से पहले वो क्या है, इंसान है, हमें सभी की मदद करनी चाहिए, हमें सभी त्योहारों को उतनी ही खुशी से मनाना चाहिए। तो इस प्रकार की भावनाएं यदि माता पिता गार्जियन बच्चे में बचपन से डाल रहे हैं और वो घर में ऐसा करते भी हैं कि उनके घर में एक मुस्लिम बच्चा भी आता है, एक अन्य जाति का भी बच्चा आता है, इसके साथ साथ अन्य जो है समुदाय के बच्चे एक साथ मिलकर खेलते भी हैं और उनके माता पिता उन्हें मना नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने के लिए कहते हैं। तो जब ऐसा बच्चा कक्षा में पहुंचता है तो वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए बच्चों के साथ भी साधारणतया ही व्यवहार करता है। यदि इसके विपरीत आप बच्चे को सिखाते हैं और अन्य लोगों के साथ नहीं खेलने देते हैं, किसी जाति के बच्चे के पास नहीं बैठने देते हैं, अन्य धर्म के प्रति उसे नकारात्मकता बताते हैं, तो वो बच्चा कक्षा में जाकर के अन्य समुदाय से आए हुए बच्चों के साथ सेम वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसके अभिभावक ने उसे सिखा रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वह साधारणतया उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। आई होप कि आप इस आंसर से बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। ऑप्शन ए है वीडियो अनुरूपण, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय के, उन्हें हम वीडियो के द्वारा जो है सिखाएं। बी है किसी चीज़ का प्रदर्शन करें। सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और डी है ये सभी। देखिए, हमने एक टीवी चला दी है, एक बड़ा सा डिस्प्ले लगवा दिया है और बच्चे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें वह कर करके बता रहा है कि किस प्रकार से जो है साबुन बनता है या किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। देन हमने सेकंड कार्य क्या किया कि हमने उस चीज़ को करके दिखा दिया। वहाँ पे भी बच्चा देख ही रहा है। अगर हम बच्चे से ये कह दें कि ये रही सामग्री और आप इसे स्वयं कीजिए, जहाँ आप नहीं कर पाएंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ, तो अगर इस प्रकार से बच्चा करेगा तो वह देखने से भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे कर कर ही सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, एक विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य है वह भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसके लिए हमें कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावशाली लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। ऑप्शन है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी उसे अपने कार्यों को करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपने विचारों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी है रुचियों की भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए, या ऑप्शन डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा, देखिए स्वतंत्रता तो हमें देनी चाहिए उनकी अभिव्यक्ति की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चा यदि गलत चीज़ को सीख रहा है और गलत शब्द बार बार बोल रहा है तो भी हम उसे स्वतंत्र करते रहेंगे कि तुमने गाली देना सीख लिया, ठीक, बहुत अच्छे, 2 सीखी हैं और सीखो 4 और दो खूब बोलो। तो ऐसा नहीं करना है कि कह सकते हैं एक तरीके से अमानवीय तरीके से हम उसे स्वतंत्रता भी नहीं दे सकते। अगला देखेंगे रुचियों की भिन्नता और शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। तो बिल्कुल शिक्षा के साथ साथ उससे संबंधित क्रियाओं में यदि बच्चों को लगाएंगे तो उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा जरूरी है अध्यापक की भूमिका। यदि एक अध्यापक अच्छा है और वह कक्षा में अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जिसे देख करके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है और उसकी समस्याओं को भी वह दूर कर सकता है। इसमें क्या करेगा, वह रुचियों का भी पता लगा लेगा, वह शैक्षिक क्रियाओं का भी अवलोकन कर लेगा, इसके साथ साथ वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान कर देगा। और विद्यालय का जो वातावरण है वह भी सुखद होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए और बच्चे के परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। उससे भी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं खेलते हैं, उनके लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसा क्यों उचित है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षा के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए, यह शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ हों तो हम उन्हें खेल खिलाते रहें। अगर खेलने से ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं, सिर्फ खेलने से, तो उनकी ना तो कभी हमें जो है परीक्षण वगैरह स्वास्थ्य का करवाना पड़े, ना ही उन्हें कभी बुखार आए, ना ही उन्हें छोटी मोटी बीमारियां हों। तो खेल से क्या होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है काफ़ी हद तक, ना कि पूर्णतया।
ऑप्शन बी की बात की जाए कि शिक्षक का काम आसान कर देंगे, तो जी नहीं, शिक्षक का तो कार्य पढ़ाना ही है। अगर वे खेलने में लगे रहेंगे तो काम किस प्रकार आसान होगा और पढ़ाएंगे कब शिक्षक। सी है कि समय बिताने में सहायक होंगे, जी नहीं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। खेल के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना आती है क्योंकि वह एक टीम वर्क में काम करते हैं, टीम बना करके खेलते हैं। इसके साथ साथ खेलने से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ऊपर वाले उदाहरण को भी इसने क्या किया है, अपने में समाहित कर लिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के परिवार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहते हैं। जिस परिवेश में बच्चा रहता है, जिस परिवार में रहता है, तो वह क्या करता है, अपने परिवार से तो उसने कम सीखा, लेकिन पड़ोसी से बहुत ज़्यादा सीख लिया। किससे सीख लिया, पड़ोसी से सीख लिया, दूसरे व्यक्तियों से सीख लिया, अपने दोस्त से सीख लिया। मान लीजिए एक बच्चा पंजाबी है और वह किसके यहाँ चला जाता है, किसी मुस्लिम के यहाँ चला जाता है, तो उस पंजाबी ने क्या किया, बहुत अच्छी उर्दू बोलना सीख गया, जो कि उसके परिवार में नहीं बोली जाती, क्योंकि खेल खेल में वो दोनों अपने शब्द क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और मुस्लिम वाला क्या बोलने लग गया, पंजाबी शब्द बोलने लग गया, जो कि उसके परिवार में नहीं बोले जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रत्यक्ष अनुभव ट्रांसफ़र होते हैं परिवार के अलावा, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन, सी है प्रायोगिक अधिगम और डी है आकस्मिक अधिगम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार के अधिगम को हम सामाजिक अधिगम के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि समाज में हमारे मित्र भी आ जाएंगे, हमारे पड़ोसी भी आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे, हमारा परिवेश भी आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना चाहते हैं। सामाजिक मूल्य कौन से हो गए, जैसे आपके सहयोग की भावना हो गई, आपके दया भाव हो गया, आपका परोपकार हो गया, ये सभी क्या है, सामाजिक गुण हैं। एक दूसरे की मदद करना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। चोरी नहीं करना, अपराध नहीं करना, सत्य बोलना और सच्चाई का साथ देना, ये किस प्रकार आप बच्चे में विकसित करेंगे। ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोल बोल कर हम बताएंगे कि देखो गांधी जी कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, इस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करेंगे, यानी बच्चों के अंदर अनुशासन को अनुभूत करने का, अनुशासन के साथ रहने के विचारों को डालेंगे, ऐसा उन्हें करने की आदत में लाएंगे। ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव करके, या ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ भी कार्य करने से सबसे बेहतर होगा कि हम स्वयं एक आदर्श व्यवहार करें, जिसे देख करके बच्चा अपने आप सामाजिक मूल्यों को सीखने लगेगा। मान लीजिए हम कहानी तो सुना रहे हैं गांधी जी की, और बाहर जा करके हम क्या कर रहे हैं, खुद ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि अनुशासन की अनुभूति कीजिए, और उन अनुभूति नहीं कर पा रहा बच्चा, नहीं रुचि ले रहा, तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती करवाएंगे। कहानियाँ हम खूब सुना रहे हैं और कहानियाँ सुन करके बच्चा भूल जा रहा है, लेकिन अगर बच्चा डेली मुझे किसी कार्य में उसी प्रकार पाता है जैसा कि मैं एक दिन था, दूसरे दिन था, तीसरे दिन, तो बच्चा स्वयं हमें देख करके सीखने का प्रयास करेगा। जैसे शिक्षक का समय पर कक्षा में आना, शिक्षक का अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करना, शिक्षक की भाषा और उच्चारण शब्द स्पष्ट होना, शिक्षक का भेदभाव ना करना, तो ये सभी गुण देखेगा जब बच्चा, तो उसके अंदर भी उसी प्रकार के गुण विकसित हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि छिपी रहती है और उसे चेतन के 3 स्तर माने हैं। तो देखिए, चेतना के बारे में जिसने वर्गीकरण किया है बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं, और इन्होंने मानव मस्तिष्क में ये बताया है कि जो हमारा जीवन होता है, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उसका सिर्फ 10% हमें ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी सब कुछ हमारे कहाँ होता है, अचेतन मन में समाया होता है। और चेतन मन में मात्र ऊपर व्यक्ति के 10% चीज़ें ही दिखाई देती हैं, जिससे हम किसी भी व्यक्ति को देखकर यह पता नहीं लगा सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है। और ऐसा कहने वाला सिद्धांत कौन सा था। ऑप्शन ए है गुण सिद्धांत, बी है प्रकार सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो चेतना के 3 स्तर, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ये देने वाले थे, और मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मन का मानचित्र संबंधित है बोध समझ बढ़ाने की तरीके से, यानी कि खुद की समझ को बढ़ाने का तरीका ही जो है मन का मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन बी है साहसिक कार्य करने की क्रिया योजना से, सी है मन का चित्र बनाने से, मैंने अपने मन का चित्र बना लिया, भैया मन कैसा है, किसी ने देखा है क्या कि 2 हाथ हैं कि 4 हाथ हैं, मुंह कैसा बना हुआ है, तो क्या किसी ने देखा है मन जो उसका चित्र बना लेगा। ऑप्शन डी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मन का मानचित्र का अर्थ है कि मेरे मन में जो भी क्रियाएं चल रही थी, मैंने उसका क्या किया, अनुसंधान कर दिया,
मन में चलने वाली बातों को, भावनाओं को मैंने क्रिया दे करके उसे रूप में दे दिया, तो यही कहलाता है मन का मानचित्र। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट है कि छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे छोटे विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो उनमें ऐसा कौन सा लक्षण है जो कठिनाई पैदा नहीं करता है। ऑप्शन ए है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है उन्हें। ऑप्शन बी है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है। ऑप्शन सी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी है वर्ण एवं पहचान में कठिनाई होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से विकल्प में जो है बच्चे को कठिनाई नहीं होती है। बाकी सभी में होती है लेकिन एक में नहीं होती है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब आप देखेंगे कि आप सुसंगत या कह सकते हैं तुकांत शब्दों के लाइनों का बच्चों को पढ़वाएंगे तो वे बहुत ही मज़े से पढ़ते हैं। जैसे कि आप कोई भी कविता ले सकते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, तो पापा पापा लास्ट में आ रहा है ताकि बच्चा क्या कर रहा है, राइम्स की वजह से, उसके तुकांत शब्द की वजह से पढ़ने में रुचि ले रहा है और ऐसे शब्दों को बोलने में उसको कोई कठिनाई भी नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। हमारे भारत में अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं और इस बहुभाषिकता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षा योग्यता की चुनौती जी नहीं, बहुभाषा चुनौती बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षार्थियों के विद्यालय जीवन को जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए एक कारक के रूप में जी नहीं, हमारा जो अनुभव है वह जटिल नहीं होगा। ऑप्शन डी अध्ययन प्रक्रिया के बाधा के रूप में, तो बाधा नहीं है। निगेटिव का आंसर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपका आना है, तो बाधा भी नहीं है, चुनौती भी नहीं है, जटिल भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें एक ही फॉर्म में जा रही थी, इसलिए तीनों विकल्प खारिज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि हमें इसे एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखना चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे से अपनी भाषा का आदान प्रदान करके नई नई भाषाओं के शब्द को सीख सकें और यह एक संसाधन का कार्य करेगी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि शिक्षा को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है शिक्षा को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, मतलब साधन संपन्न से आप क्या समझ रहे हैं। ऑप्शन ए है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। हमारे पास खूब सारा धन है तो हमारी जो क्या है शिक्षक साधन संपन्न है, नहीं। शिक्षक के पास उच्च अधिकारियों से संबंध है, जी नहीं। इससे बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके पास खूब धन भरा हुआ हो, आप खूब अधिकारियों के साथ रहते हो। ऑप्शन सी है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। देखिए प्रसिद्धि तो तब ही होगी, ये विकल्प डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, आपकी समृद्धि और प्रसिद्धि तभी होगी जब उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न तभी कहेंगे कि जब वह अपने विद्यालय के जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सके, यही उसका साधन संपन्न है, ना कि उसका धन है, ना कि उसकी अच्छी अच्छी पैठ है, ना कि उसकी बहुत ज़्यादा प्रभावशालीता है। इस चीज़ से बच्चे को कोई मैटर नहीं करता। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में किससे भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने विकास की दर में भिन्न होते हैं। बी है विकास के क्रम में भिन्न होते हैं। सी है विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। या डी है विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। देखिए विकास होता तो एक ही प्रकार से, लेकिन उसकी दर अलग अलग हो जाती है। कोई बच्चा 8-9 महीने में ही चलने लगता है, कोई बच्चा 12 महीने में चलता है और कोई बच्चा तो 1.5 साल के बाद चलना प्रारंभ करता है। तो विकास की प्रक्रिया तो एक ही होती है लेकिन उसकी दर भिन्न भिन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप फटाफट से आंसर करेंगे। तो व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जिसमें चारों विकल्प आपके तीनों समाहित हो जाते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होगा और शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन होगा। हमने जो पढ़ाया है हम उसके बारे में भी पूछेंगे, हमने जो पढ़ाया है वह किस चीज़ से संबंधित है और कहाँ कहाँ से मैंने कैसे आपको समझाया था, उस चीज़ों के भी बारे में मैं आपसे पूछूंगा। तो इसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। मतलब हम बच्चों को क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करने के बाद एक एक ठप्पा दे देंगे, एक एक लेबल लगा देंगे। तुम कम बुद्धि, तुम औसत बुद्धि, तुम ज़्यादा बुद्धि, तुम होशियार, तुम गधे, तुम निकम्मे, तुम बेवकूफ़,
ऐसा तो नहीं करना मूल्यांकन के बाद। कोई लेबल नहीं लगाना, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी है अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्र का पता लगाना। जी हाँ, ये दोनों विकल्प सिमिलर हो रहे हैं, इसलिए ये तो आंसर अब बिल्कुल नहीं हो सकते। अगला देखेंगे, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा सीमा तक तैयार कर पाई है। शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसकी प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बिल्कुल, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों समाहित हो जाते हैं कि हम इसमें बच्चों की जो शिक्षा है उसकी क्या आवश्यकता है इसे भी पहचान लेंगे और कहाँ पर समस्याएं हो रही हैं इसे भी पहचान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उत्पादक जीवन जीने के लिए, एक प्रोडक्टिव जीवन जीने के लिए बच्चा जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह किस स्तर तक, किस सीमा तक उसके लिए पुष्टि पोषण कर पा रही है, उसके लिए आवश्यक हो पा रही है, उसे जो है कार्य प्रदान कर पा रही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि कक्षा में शिक्षार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या जो है करना चाहिए, क्या उचित है उसके लिए। ऑप्शन ए है श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी है चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है कहानी कहना चाहिए। ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना चाहिए। आप श्याम पट्ट पर खूब लिखिए और बच्चा पीछे गप सड़ाके कर रहा है बढ़िया, या तो कोई मज़े से बैठे सो रहा है और या तो कोई शैतानी में लगा है। भैया बच्चा कहाँ से जो है रुचि लेगा। ऑप्शन बी है चर्चा। आप चर्चा कीजिए, आप महाभारत पढ़ाइए, आप रामायण पढ़ाइए, आप साइंस पढ़ाइए, आप कुछ भी, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि बच्चे के दिमाग में घुसी है शैतानी। वो तो पीछे बैठ के कट्टा बिंदी खेल रहा है, तो कोई चोर पुलिस वाली पर्ची निकाल रहा है, तो यहाँ से नहीं उसका मन लगने वाला। ऑप्शन सी है कहानी खूब सुनाइए। कहानी सुनते सुनते तो वो सो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो नानी दादी की कहानी सुनने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अगर हम बीच बीच में उससे करते रहेंगे प्रश्न, तो प्रश्न सुन करके बच्चा रहेगा एक्टिव कि पता नहीं कब आ जाए मेरा नंबर, और अगर कहानी नहीं सुनी तो नहीं बता पाऊंगा कि बाघ किसके डर से भागा था। तो बाघ भागा था टपका के डर से। तो ये बच्चा कैसे जानेगा? जब बीच बीच में करते रहेंगे उससे प्रश्न। तो बच्चे को एक्टिव करने के लिए, उसकी रुचि को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है उससे बीच बीच में प्रश्न करते रहना। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है। जब हम परीक्षा में सफलता के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो उस समय बच्चे का जो दबाव है उसे कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कम समय में ही थोड़े थोड़े समय में परीक्षा करानी चाहिए। बी है विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, यानी विद्यालय की जो शिक्षा है उसका विभिन्न चरणों में आयोजन कराना चाहिए। जैसे आपका मंथली हो गया, आपका हाफ ईयरली होगा, इस तरीके से। ऑप्शन सी है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ष भर में बच्चा जब एक बार परीक्षा देगा तो पूरी वर्ष तो उसने परीक्षा देनी। एक बार परीक्षा देने गया तुम्हारे डर के वो जो है कुछ लिख ही नहीं पाएगा। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए भिन्न एजेंसियों की स्थापना। भैया एजेंसी स्थापना करके मुझे क्या करना है, कोई मतलब नहीं है। कम अवधि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि हम कम अवधि में, मान लीजिए मैंने अपना एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने उसका तुरंत टेस्ट ले लिया, और दूसरा टॉपिक पढ़ाया उसका टेस्ट ले लिया, ऐसे करके मैंने एक महीने में जो है 5 टॉपिक पढ़ा दिया या 4 टॉपिक पढ़ा दिए, फिर उन 4 टॉपिक का मैंने दोबारा से फिर टेस्ट ले लिया, फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। तो ऐसे जब बार बार बच्चा परीक्षाओं के दौर से गुजरेगा तो उसके अंदर परीक्षा से आने वाले भय का जो है पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब पूछेंगे नहीं, तर्क नहीं करेंगे तो सीखेंगे कम। हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। एक शिक्षक हमेशा प्रिंसिपल ने कह दिया कि आप क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमेशा चाहे बच्चे को कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलेंगे। अब बच्चे को हो गई कोई समस्या, उसे निकलना है बाहर, या उसने बाहर कोई चीज़ देखी है जिसके बारे में उसे समझ नहीं आ रहा, तो आप उसे वहीं ले जाके तो समझाएंगे ना। या ये कह देंगे कि मैं विद्यालय के नियम अनुशासन में बंधा हुआ हूँ और जो भी तुमने देखा है मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर निकल के समझा ही नहीं सकता। तो ये भी गलत है आपका। ऑप्शन सी, ये बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। क्यों अप्रासंगिक है? जब बच्चा बाहर देख के आएगा तभी तो स्कूल में आके पूछेगा। जब उसने बाहर बर्फ़ के गोले को जो है उसमें कलर डाल के खाया है तभी तो वो आके स्कूल में पूछेगा कि ये बर्फ़ तो पानी होती है, फिर ये बर्फ़ कैसे बन जाती है, गोला क्यों बन जाता है, ये मेरी लकड़ी में क्यों फंस जाता है। जब उसने देखा तभी तो पूछेगा, और जब पूछेगा तभी तो सीखेगा। अगला देखेंगे शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? तो जी हाँ, शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षार्थी के अनुभव होते हैं, प्रत्यक्ष उसने देखा होता है, वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा स्वयं देखकर और कर कर अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चंस जरूर पसंद आए होंगे, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे होंगे। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करें, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या इनमें क्वेश्चंस की श्रृंखला और बढ़ाई जाए, क्या आपके लिए 50 और 100 क्वेश्चंस लाए जाएं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।